हेलो एवरीवन। तो आज जो हम चैप्टर पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे पंचकर्मा का चैप्टर नंबर 1। और एनसीईआरटी सिलेबस वाइज हम लोग सारे चैप्टर्स को क्लियर करेंगे। इसमें आज जो हमारा रहेगा पंचकर्म के मूल सिद्धांत, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, इसमें जो क्वेश्चंस है एमसीक्यू के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और लॉन्ग आंसर में इसमें कम चांसेस है बनने के, क्योंकि लॉन्ग के लिए हमारे पास मेजर पंचकर्मा प्रोसीजर्स भी हैं, जैसे कि वमन है, विरेचन है, बस्ती है। तो मेजर को जो लॉन्ग क्वेश्चंस है वो वहां से आते हैं, यहाँ से आ सकते हैं आपके एमसीक्यूज प्लस शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, तो इनको हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आते हैं पंचकर्म के मूलभूत सिद्धांत। तो पंचकर्म के मूलभूत सिद्धांत, फंडामेंटल्स। अब पंचकर्मा में एमडी भी होती है। आधे लोग डॉक्टर्स को, जो एमबीबीएस डॉक्टर्स होते हैं, उनको लगता है कि एमडी पंचकर्मा, हाँ। तो बहुत क्रॉनिक कंडीशंस हैं, बहुदोष की स्थिति है, उसमें हम पंचकर्मा कराते हैं, शोधन प्रक्रिया कराते हैं। तो हम जो पॉइंट्स कवर करेंगे वो रहेगा इंट्रोडक्शन टू पंचकर्मा, पंचकर्मा इन स्वास्थ्य एंड आतुर। ठीक है, पंचकर्मा केवल आतुर के लिए ही नहीं है, डिजीज पेशेंट के लिए ही नहीं है, बल्कि वेलनेस के तरीके से भी पंचकर्मा हम करा सकते हैं पेशेंट्स में। किस कंडीशन में हमें शोधन कराना है, इंडिकेशंस एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ शोधन। इसके अलावा अग्नि कोष्ठ परीक्षा इन पंचकर्मा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रिंसिपल ऑफ शोधन, किन प्रिंसिपल्स पे हमारा शोधन डिसाइड होगा, रिक्वायरमेंट क्या है पंचकर्मा थेरेपी इनकी, तो उसको हम समझेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं इंट्रोडक्शन टू पंचकर्मा। पंचकर्मा का सामान्य अर्थ, तो आयुर्वेद के प्रयुक्त 5 विशेष शोधन क्रियाओं का समूह, जो शरीर में संचित दोषों को बाहर निकालकर वात पित्त कफ की समता साम्यता स्थापित करता है, उसे पंचकर्म कहते हैं। तो पंचकर्म की परिभाषा में आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, पंचकर्म क्या है। पंचकर्म का सामान्य अर्थ कह रहे हैं कि 5 कर्म है, शोधन क्रिया का समूह है, जो शरीर में संचित दोषों को बाहर निकालकर वात पित्त कफ की साम्यता स्थापित करता है, उसे पंचकर्म कहते हैं। शास्त्रीय परिभाषा क्या है पंचकर्म की। पंचकर्म प्रायशः शोधन की वह विधि है जिसके द्वारा शरीर के वृद्ध दोष उत्कृष्ट कराकर दोषों को प्राय कोष्ठ में लाकर उसमें निकटम प्राय प्राकृत मार्ग से बाहर निकाल कर त्रिदोष साम्य स्थापित कर अपुनर्भाव को प्राप्त करता है। तो हमारा काम केवल दोषों को बाहर निकालना ही नहीं है कि हमने डिजीज ठीक कर दिया, अब वो उसकी रिकरेंस भी ना हो या बहुत कम हो, इसका हमें मेन ध्यान रखना, और उसी के लिए पंचकर्म प्रचलित है। तो पंचकर्म प्राय क्या है, शोधन की वो विधि है जिसके द्वारा शरीर में जो वृद्ध या उत्कृष्ट दोष हैं, दोषों को उत्कृष्ट कराकर प्राय कोष्ठ में लाया जाता है। और निकटम मार्ग अगर आमाशय में ले आए कोष्ठ, तो वमन के द्वारा निकाल दो, पक्वाशय में ले आए तो विरेचन के द्वारा निकाल दो, बस्ती करवा सकते हैं हम। अगर ऊर्ध्व जत्रुगत दोष है तो आप नस से है, शिरोविरेचन है, वो करा सकते हैं। और अगर कहीं इकट्ठा है दोष, रक्त धातु की भी दृष्टि है, तो आप रक्त मोशन करा सकते हैं। अब बोल रहे हैं, प्रथमम वमनम पश्चात विरेकनुवासनम एतानि पंचकर्माणि निरूनावनम तथा। भाव प्रकाश के पूर्व खंड का ये श्लोक है। इसके अलावा शारंधर ने भी बताया है कि वमनम रेचनम नस्यम निरूह च अनुवासनम एतानि पंचकर्माणि कथतानि मुनीश्वरः। कह रहे हैं पंचकर्म 5 है, क्या है, वमन है, विरेचन है, नस्य है, निरूह और अनुवासन है। आचार्य सुश्रुत ने रक्त को चतुर्थ दोष माना है, इसके लिए रक्त मोक्षण को भी स्वतंत्र पंचकर्म के रूप में व्यवहार में माना गया है। तो देखिए होता क्या है, आचार्य सुश्रुत ने क्यों रक्त को भी दोष माना। देखिए, आचार्य सुश्रुत थे सर्जन आदमी, जब वो कहीं भी कट लगाते थे तो ब्लड लॉस होने से पेशेंट की डेथ हो जाती थी। तो रक्त की महत्वता को बढ़ाने के लिए कि रक्त कितना इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इसको दोषों में इंक्लूड किया है आचार्य सुश्रुत ने। अच्छा, एम क्या है पंचकर्मा का, तो उद्देश्य क्या है, 2 उद्देश्य हैं, 2 प्रयोजन है, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण और मातुर से विकार प्रशमन। तो कर्म इन दोनों प्रयोजन की स्थिति हेतु
सॉरी, पंचकर्म इन दोनों प्रयोजनों की सिद्धि हेतु अत्यंत आवश्यक है। तो स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ बना रहे, शोधन करा लो। आतुर है तो विकारों का शमन कराना है, शोधन करा लो। तो इसीलिए पंचकर्मा इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाते हैं चिकित्सा में स्थान। तो आयुर्वेद में चिकित्सा के दो भेद हैं। या तो आप शोधन कराओ या शमन कराओ, या तो इलिमिनेशन डिटॉक्सिफिकेशन या पैलेटिव पैसिफिकेशन। शेष चिकित्सा वही मानी गई है जो रोगों को जड़ से निवृत्त करे, यह केवल शोधन द्वारा ही संभव है। शमन चिकित्सा में रोग की पुनरावृत्ति संभव है। जो शमन चिकित्सा है उसमें रोग की पुनरावृत्ति संभव है। जब भी आप किसी पेशेंट को अगर मेडिसिन से ट्रीट कर रहे हो तो मैक्सिमम चांसेस रहते हैं कि डिजीज दोबारा लौट कर आए। बट अगर आप उनका शोधन करा रहे हो तो चांसेस कम है कि वो डिजीज लौट कर आए। तो आतुर प्रशमनार्थ चिकित्सा तीन प्रकार की होती है। देव व्यापाश्रय, युक्ति व्यापाश्रय और सत्वावजय। देव व्यापाश्रय में आता है होम, हवन, मंत्र, मणि और दैव चिकित्सा। युक्ति व्यापाश्रय में आता है दोषों की चिकित्सा, और सत्वावजय में आता है प्रमुखता से मानसिक चिकित्सा। तो दैव व्यापाश्रय में होता है होम, हवन। कई बार होता है कि हम कई कंडीशंस में दैव व्यापाश्रय चिकित्सा भी कराते हैं, जैसे हवन है, मंत्र पढ़ना, मणि, दैव चिकित्सा। युक्ति व्यापाश्रय में दोषों की चिकित्सा। हम युक्ति पूर्वक कर रहे हैं ना कि क्या दोष दुष्य सब देख करके हम औषध दे रहे हैं या शोधन करा रहे हैं, तो युक्ति है, इसमें हमारी प्लानिंग है। और सत्वावजय क्या है? सत्वावजय है प्रमुखता से मानसिक चिकित्सा। तो इसमें सत्वावजय चिकित्सा बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक काउंसलिंग। अच्छा, इसका एक एग्जांपल है। आज ही मेरे पास एक पेशेंट आई थी। उनको क्या प्रॉब्लम थी कि थोड़ी सी भी हवा लगती है ना तो हेडेक होता है। और कहती हैं कि हल्की सी भी हवा लगे तो सिर दर्द होगा। पूरे 12 महीने टोपी पहननी पड़ती है, और लोग कहते हैं कि गर्मी में भी टोपी पहनती है, जिसकी वजह से उनको मेंटली बहुत स्ट्रेस होता है। इस तरह के पेशेंट्स में केवल मेडिसिन के साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट है आप उनकी काउंसिल करो। आप समझो कि उनको एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। ट्रीटमेंट वाइज तो चलेगा युक्ति व्यापार, लेकिन उनकी काउंसलिंग भी चलेगी। इससे ज्यादा आज उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब, मैं सुबह 4 बजे से उठी हुई हूँ कि मुझे क्या क्या परेशानी है इसके बारे में सोच रही थी कि मैं डॉक्टर से मिलना है, आज मुझे ये सब बताना है। तो मैं रात भर सोई नहीं और फिर मेरी 4 बजे नींद खुल गई। तो उनको उनकी आपको काउंसलिंग करनी जरूरी होगी। ठीक है, तो काउंसलिंग कैसे करोगे? जैसे पेशेंट को बोलो सॉल्यूशन इस बात का क्या है, ये है कि अगर उनको जो जो डॉक्टर को बताना है वो एक जगह लिख लें। अगर वो लिख लेंगी तो वो रिलैक्स हो जाएंगी कि हाँ मैंने लिख दिया, अब मैं सो जाती हूँ। इसीलिए अब आ जाते हैं युक्ति व पार्श्व चिकित्सा के तीन प्रकार। क्या क्या है? अंतः परिमार्जन, बहिः परिमार्जन और शस्त्र प्रणिधान, तीन है। युक्ति व पार्श्व, या तो आप उसको खाने की दवा दोगे, ओरल मेडिकेशन। बहिः परिमार्जन, ओरल। बहिः परिमार्जन लगाने के लिए जैसे ऑइंटमेंट है, ऑयल है कुछ। और शस्त्र प्रणिधान, अगर तो कौन है तो काटना ही पड़ेगा, अगर तो कुछ है शस्त्र कर्म तो कराना पड़ेगा। चिकित्सीय वर्गीकरण में पंचकर्म का स्थान। कह रहे हैं पंचकर्म शोधन चिकित्सा का अंग है। अंतः परिमार्जन चिकित्सा, पंचकर्म अंतः परिमार्जन के अंतर्गत आएगा, क्योंकि इसमें आप मेडिसिन खिलाते हो। जैसे आप दीपन पाचन कराओगे, अजमोदा दी है, अभी अजमोदा दी है, चित्रकवटी है, काफी तरीके से हम दीपन पाचन कराते हैं। फिर आ जाते हैं स्नेहपान, इसमें भी आप पिलाओगे, पान है ना। फिर आ जाते हैं वमन करा रहे तो वमन औषधि खिलानी पड़ेगी। तो क्या है ये? अंत परिमार्जन चिकित्सा है। पूर्व कर्म देखो आ गए पाचन, स्नेहन, स्वेदन। प्रधान कर्म वमन, विरेचन, बस्ती, रक्ष रक्षमोशन। पश्चात कर्म में संसर्जन क्रम, विशेष आहार योजना। अब आ जाते हैं WHO और आयुर्वेद में साम्य। आयुर्वेद में आयुर्वेद ने स्वस्थता में मानसिक, शारीरिक, आत्मिक, सामाजिक पक्षों को महत्व दिया है, जो कि WHO की
हेल्थ इज नॉट मेरली एब्सेंस ऑफ डिजीज परिभाषा से मेल खाता है। आयुर्वेद ने क्या किया है? मेंटल, फिजिकल, सोशल और आत्मिक स्पिरिचुअल पक्षों को महत्व दिया है। ठीक है, जो कि WHO की डेफिनेशन में से भी मेल खाता है। अब आ जाते हैं अष्टांग आयुर्वेद में पंचकर्म की उपयोगिता। तो कश काय चिकित्सा में क्या यूज है? शल्य में, जनपथ उपध्वंस में, अगत तंत्र में, कुमार वृत्त में बाल पंचकर्म आता है, बहुत इंपॉर्टेंट, सब हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं हमारे काय चिकित्सा। काय चिकित्सा में बोल रहा है शरीरगत दोषों को बाहर निकालने हेतु पंचकर्म का सर्वाधिक प्रयोग यही होता है। तो काय चिकित्सा में हम जो भी दोष है उनको बाहर निकालते हैं, जैसे उरु स्तंभ को छोड़कर सभी रोगों में आवश्यकता अनुसार पंचकर्म निर्दिष्ट है। शल्य में कह रहे हैं आचार्य सुश्रुत ने शल्य हेतु षष्टिक उपक्रम बताया है, जिसमें पंचकर्म की शोधन क्रियाएं भी शामिल है। सर्जरी के पूर्व पश्चात शरीर को शुद्ध रखने हेतु पंचकर्म का प्रयोग किया जाता है। सिंपल बात है। जमपत उपध्वंस बता दें, जैसे पेंडेमिक एपिडेमिक कंडीशंस आ जाती हैं तो वज्रदेह का क्या है? वायु, जल, देश, काल। कह रहे वायु बेकार है, जल बेकार है, देश बेकार है और काल सबसे बेकार है अगर काल ही बेकार चल रहा है तो सबसे इसमें समझते हैं वायु जल देश काल की विषमता से महामारी फैलने पर जन सामान्य को जन सामान्य के शोधन हेतु पंचकर्म का प्रयोग होता है। इसके पश्चात रसायन चिकित्सा द्वारा शरीर को मजबूत किया जाता है। रसायन चिकित्सा, पहले तो आपने वायु जल देश काल की विषमता में महामारी फैलने पर जन सामान्य के शोधन हेतु पंचकर्म का प्रयोग किया है। ठीक है, इसके अलावा हमने रसायन का उसके बाद यूज किया ताकि जो शरीर है वो मजबूत बने। और पहले शुद्धि फिर पोषण, यह क्रम जमपत उपध्वंस में महत्वपूर्ण है। अगर तंत्र में अगर हम देख लें तो कहता है विषम भक्षण, विष वेग या विष संचार की स्थिति में रोगी का जीवन बचाने हेतु पंचकर्म सद्य, वमन और विरेचन अत्यंत आवश्यक है। तो सद्य आपको वमन या विरेचन कराना चाहिए। मान लो पेशेंट ने पॉइजन खाया है, हमें नहीं पता कौन सा खाया है, लेकिन गैस्ट्रिक लिवास कराना। अच्छा, अगर एसिड पिया है तो नहीं कराते हैं ज्यादा गैस्ट्रिक लिवास, क्योंकि और वापस एसिड लाओगे तो जलेगी उसकी जीआईटी और बर्न हो जाएगा इंटरनल। तो हम क्या करते हैं, मान लो अगर उसने किसी तरह का कोई पॉइजन खाया है तो हम गैस्ट्रिक लिवास कराते हैं, तो एक तरह का वमन ही तो है। यह विष को शीघ्र शरीर से बाहर निकालता है। कुमार वृत्ति में देखो, स्तनपान कराने वाली माता के स्तन्यों का शोधन ताकि शिशु दोष युक्त स्तन का पान न करे। शिशु को देखभाल हेतु हमें अभ्यंग, परिषेक, धूपन आदि पूर्व कर्म पंचकर्म की श्रेणी में आते हैं। अब देखो, अच्छा वमन आचार्य चरक ने बताया, सुश्रुत ने, वाग्भट ने, तीनों बताए हैं। विभिन्न आचार्यों ने पंचकर्म, विरेचन सबने बताया है, निरू सबने बताई है, वाग्भट ने निरू अनुवासन दोनों। अनुवासन देखो, चरक ने, सुश्रुत ने, वाग्भट ने। नस्य चरक सुश्रुत वाग्भट। रक्त मोक्षण चरक ने नहीं बताया, सुश्रुत और वाग्भट ने बताया। स्पष्टीकरण ये कि चरक ने रक्त मोक्षण को पंचकर्म में सम्मिलित नहीं किया है। आचार्य सुश्रुत ने रक्त को चतुर्भाग मानते हुए पंचकर्म में स्थान दिया है, और वाग्भट ने निरु और अनुवासन को एकीकृत रूप से बस्ती कर्म माना है। निरु और अनुवासन इन जनरल टर्म यूज कर ली कि बस्ती है, सिंपल है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं। चरक ने चरक के अनुसार पंचकर्म का उद्गम, तथा चरक ने चिकित्सा के षड उपक्रम, मुख्य उपचार पद्धति का वर्णन किया है। लंघन, बृहण, स्नेहन, रूक्षण, स्वेदन, संभन। इन्हीं कौन से चैप्टर में किया है ये वाला? चरक सूत्र 22 में, लंघन बृहणी अध्याय, सॉरी 22। इन इन षड उपक्रमों से पंचकर्म का उद्भव माना जाता है।
पंचकर्म इन स्वस्थ और आतुर। स्वस्थ व्यक्ति में और आतुर में, तो कह रहे स्वस्थ और आतुर में पंचकर्म का क्या महत्व है। तो प्रयोजन क्या है। पंचकर्म का उद्देश्य 3 मुख्य श्रेणियों में विभक्त किया है। स्वस्थ व्यक्तियों में स्वस्थ रक्षा हेतु, रसायन आदि हेतु, शारीरिक शोधन और रोगी में रोग नाश। स्वस्थ व्यक्ति में स्वास्थ्य रक्षण, प्रमोशन एंड मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ, प्रिपरेशन ऑफ रसायन एंड वाजीकरण एंड ट्रीटमेंट एंड एलिमिनेशन ऑफ डिजीज। अब आ जाते हैं स्वस्थ व्यक्ति में पंचकर्म का क्या महत्व है। भाई देखो, हमेशा ऐसा नहीं है बीमारी में ही पंचकर्म कराएंगे हम। स्वस्थ व्यक्ति का स्वास्थ्य मेंटेन रहे उसके लिए भी तो शोधन कराते हैं। अभ्यंग स्नेहन, त्वचा की मजबूती और वात का शमन। सिरोतेल, मानसिक शक्ति और बाल रक्षा। प्रतिमर्श नस्य, सिरोरोग की रोकथाम। प्रतिमर्श नस्य। पाद अभ्यंग, पैरों में अभ्यंग से क्या होगा, नेत्र का स्वास्थ्य बढ़िया होता है, वात का शमन होता है। बताया ना पाद अभ्यंग में दृष्टि प्रसादनम। अच्छा, मात्रा बस्ती से क्या होता है, नियमित मलोत्सर्ग होता है, वात भी नियंत्रण में रहती है। कर्ण तेल, कर्ण पूरन मतलब तेल में, कान में तेल डालने से क्या होगा, कर्ण रोग से सुरक्षा मिलेगी। तो अभ्यंग से त्वचा की मजबूती और वात का शमन। शिरो तेल से मानसिक शक्ति और बाल रक्षा। प्रतिमर्श से सिर रोग रोकथाम। पादभ्यंग नेत्र स्वस्थ। इन विधियों के इन विधियों को दैनिक दिनचर्या में शामिल करने से शरीर बलिष्ठ, रोग प्रतिरोधक व शांत बना रहता है। रोग प्रतिरोधक व शांत बना रहता है। तो ये सब दिनचर्या का एक पार्ट भी हो सकते हैं कि आप अभ्यंग करें, सर में तेल लगाएं, प्रतिमर्श नस्य लें, पैरों में तेल लगाएं, मात्रा बस्ती और कंडूर में। अधारणीय वेगों से उत्पन्न रोगों में उपयोग। तो कह रहे हैं जितने भी अधारणीय वेग, कितने बताए हैं, 13। तो 13 अधारणीय वेग हैं वैसे, है ना। मूत्र, पुरुष, वायु, छींक, जृंभा आदि 13 अधारणीय वेगों के अवरोध से उत्पन्न रोगों में पंचकर्म द्वारा शोधन कर शरीर को कष्ट से मुक्ति दी जाती है। रसायन और वाजीकरण हेतु पंचकर्म का महत्व। रसायन और वाजीकरण की क्रियाएं तभी प्रभावकारी होती हैं जब इनसे पूर्व और पंचकर्म द्वारा शरीर को शुद्ध किया गया हो। फिर आ जाते हैं, बिना शोधन के शरीर रसायन का ग्रहण नहीं कर पाता। देखो, इसका ना एक एग्जाम्पल है, जैसे एक कपड़ा है। ये कपड़ा मैं आपको बोला, आपकी मम्मी ने रंग चढ़ा लाओ, बट आपने देखा है तो गंदा हो रहा है, तो रंग भी ढंग से नहीं चढ़ेगा। तो आपको पहले इस कपड़े का शोधन करना पड़ेगा, ये कपड़ा अच्छे से धोना पड़ेगा। तो आपने बाल्टी में सर्फ डाला और पानी डाल के धो दिया, धोने के बाद ये कपड़ा हो गया साफ। अब इसमें आप चाहे जो रंग चढ़ा दो, बढ़िया चढ़ेगा। तो वैसे ही कह रहे हैं कि बिना शोधन के रसायन का ग्रहण नहीं कर पाते। तो पहले आपको शोधन करवा लो, फिर रसायन सेवन करो। रसायन और वाजीकरण दोनों के लिए लाइन बताइएगा। फिर बोल रहा है, यह भूमि शोध न्याय पर आधारित है। जैसे बीज के लिए भूमि को शुद्ध करना आवश्यक है, पंचकर्म में रसायन की सफलता की पूर्व शर्त। अब आ जाते हैं रोगी व्यक्ति आतुर में पंचकर्म का महत्व। आतुर में पंचकर्म का महत्व, तो कह रहे हैं वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य और रक्तमोक्षण, कफज विकार, त्वचा विकार, पित्तज विकार, उदर रोग, वातज रोग, आमवात। ये क्या है, दोबारा सुनो, ऐसे नहीं। जब वमन हम किसी पेशेंट का कराते हैं ना, तो वमन किसकी प्रधान चिकित्सा है, कफ की और त्वक विकारों की। तभी तो जितने सोरियोसिस के पेशेंट हैं, उनमें हम क्या प्लान करते हैं, वमन और विरेचन प्लान करते हैं। स्किन की डिजीजेस है, सेबोरिक डर्मेटाइटिस का केस है या कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस है, सारे केसेस में हम क्या कराते हैं, कफज विकारों में और त्वचा रोगों में हम वमन कराते हैं। विरेचन कब कराते हैं, पित्तज विकारों में और उदर में। अच्छा, बहुत सारे जैसे आईबीएस की कंडीशन है या
हाइपर एसिडिटी की कंडीशन, इन सारी कंडीशंस में आप विरेचन प्लान करते हो। बस्ती आम बात की कंडीशन में, आम भी है, टॉक्सिन्स निकल जाएंगे बात का शमन करने के लिए, बस्ती में है। नस्य, सिरोरोग और मानसिक विकार। सिरोरोग और मानसिक विकारों में हम क्या कराते हैं, नस्य कराते हैं। आगे आते हैं। यदि रोगी को लंघन, पाचन, दीपन आदि शमन क्रियाओं से दूर किया जाए तो रोगों की पुनर्वृत्ति संभव रहती है। अगर रोगी को ना केवल आपने मान लो ये वाग्भट जी की बात है, उन्होंने ही बताई ये बात। क्या बताइए, उन्होंने बताया कि आप अगर किसी का लंघन, पाचन, दीपन करा लो, शमन से व्याधि दूर भी करा लो, लेकिन वो उसकी रिकरेंस हो जाएगी। लेकिन अगर आप पंचकर्म से कराओगे शोधन, तो समूल नष्ट होता है और नो रिकरेंस, रिकरेंस भी नहीं होती। तो शमन सप्रेशन और शोधन एलिमिनेशन। शमन मतलब मेडिसिन लोगे तो केवल बीमारी सप्रेस होगी, शोधन कराओगे तो बॉडी से दोष एलिमिनेट होंगे और रिकरेंस भी बहुत कम हो जाएगी। ठीक है, अब आ जाते हैं इंडिकेशंस एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ शोधन। तो कब आप शोधन कराओगे और कब नहीं कराओगे, तो शोधन के योग्य और अयोग्य, पहले योग्य देखते हैं कब हम कराएंगे। तो जब दोष अधिक मात्रा में शरीर में संचित हो, बहुदोष अवस्था, तब शोधन अत्यंत हितकारी होता है। तो श्लोक क्या है, अविपाको अरुचि स्थौल्यम पांडुतम पांडुता गौरवम क्लमा पिंडिका कोट कंडूनाम संभवा रतिरेव च आलस्यम श्रम दौर्बल्यम दुर्गंध्यम अवसादका श्लेष्म पित्त सम उत्क्लेशो निद्रा नाशो अति निद्रता तंद्रा क्लैब्यम बुद्धित्वम शतम शतम स्वप्न दर्शनम बलवान प्रायशातृष्यो बृहणम चापि। कह रहे हैं अविपाक अरुचि स्थौल्यम पांडु गौरवम क्लम पीड़िका कोट कंडु अरिचि अलस्य श्रम दौर्बल्य दुर्गंध अवसाद कफ पित्त उत्क्लेश अनिद्रा अतिनिद्रा तंद्रा क्लैब्य बुद्धि चल वर्णाश अतिपुष्टि बहुदोष, इन सब की स्थिति में शोधन हितकर होता है। बस। तो इनडाइजेशन, आगे इनडाइजेशन, इन डाइजेशन ऐसे याद कर लो, इनडाइजेशन, ओबेसिटी, बहुत बढ़िया काम करता है विरेचन कराओ तो। दोषों की स्थिति देख लेना, एनीमिया। अच्छा, एनीमिया लगता तो ऐसे हम पढ़ते हैं चलते बनते हैं। एक आज फीमेल थी, फेरेटिन लेवल्स उनके बहुत कम थे, नॉर्मल रेंज में भी नहीं थे, दो थे, दो फेरेटिन लेवल्स, लगभग 12 से 300 के बीच में, इतना आसपास होने, दो थे फेरेटिन लेवल्स। अब इतना कम आयरन, ठीक है, अगर इतना कम आयरन की स्थिति है तो आप क्या कराओ पेशेंट को, शोधन, क्योंकि कहीं ना कहीं एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है। गौरवता, हैवीनेस लगती है शरीर में, भारीपन, क्लम पीड़िका, कोट कंडू, इचिंग भी होती है बहुत ज्यादा, अरति आलस्य, आलस बना रहता है, श्रम थक जाता है, दौर्बल्य सॉरी, दुर्गंध, उसके शरीर से दुर्गंध आती है, तो डेफिनेटली टॉक्सिन्स है बॉडी में, अवसाद डिप्रेशन, कफ पित्त बड़ा है, नींद नहीं आती है, बहुत ज्यादा नींद आती है, नींद न आना और बहुत ज्यादा आना, ना आना बात की वजह से, बहुत ज्यादा आना कफ, तंद्रा क्लैब्य अबुद्धि दुष्स्वप्न चल वर्णनाश अति पुष्टि, ये सब बहुदोष के लक्षण है। शोधन का उपाय, दृष्टांत, बहुदोषाणाम पुनर्दोषावसेचनम कार्यम न अन्य केदारी सेतु पल्लव प्रसेक अस्ति तद्य दोष अवसेचनम। कह रहा है जैसे जल से भरे खेत को सूंघने के लिए उसकी मोड़ तोड़नी पड़ती है, वैसे ही शक्ति में सिंचन दोष को, सॉरी, वैसे ही शरीर में जो संचित दोष होते हैं,
एक्यूमुलेटेड दोषास हैं उनको निकालने हेतु शोधन करना पड़ता है। तो देखो, इसका ना बहुत इजी सी बात बता रहे हैं कि जैसे होता है, एक खेत है, इसमें बहुत सारा पानी भर गया है और पानी यहाँ से आ रहा था, तो आप इसका इनलेट बदल दो, कहीं दूसरे खेत में जाने दो, तो तभी तो यहाँ से पानी सूखेगा। तो वैसे ही शरीर में जो संचित दोष है उनको निकालने हेतु शोधन कराना पड़ता है। ठीक है। अब आज जो शोधन के अयोग्य किसको नहीं कराना है, तो साम दोष की अवस्था में नहीं कराते। साम दोष मतलब आम की स्थिति है। आम मतलब अनडाइजेस्टेड फूड। हम कैसे माने अनडाइजेस्टेड फूड? तो भाई पेशेंट आपको बताएगा ना कि मुझे हैवीनेस होती है, मुझे लेथार्जी लगता है, मुझे वीकनेस आती है, मेरे को पूरी बॉडी भारी भारी लगती है, हैवीनेस इन द बॉडी, हेडेक, जो खाता हूँ नहीं पचता। तो किसकी अवस्था है ये? कहीं ना कहीं बॉडी में इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स बढ़े हुए आएंगे, ईएसआर, सीआरपी सब करा के देखो, बड़े हुए आएंगे, आम की स्थिति है। अब इस स्थिति में आप क्या करोगे? दीपन पाचन कराओगे या शोधन कराओगे? पहले दीपन पाचन कराएंगे। सर्व हेतु प्रवृत्तान समान दोषन निहरेत लीनान धातु उत्क्लिष्टान फलाद आद्र एव च आश्रस्य ही नाशायते स्यु निर्हुहर्त्व। इसका मतलब कह रहे हैं, दोष जब धातुओं में लीन होते हैं तो उन्हें जबरदस्ती निकालने से शरीर में हानि हो सकती है। ठीक है। तो इसका कारण क्या है? जैसे कच्चे फल से उसका रस नहीं निकलता, वैसे ही साम दोष आसानी से नहीं निकलते। जब जबरन निकालने पर धातुओं का नाश होता है और दोष नहीं निकलते। जबरदस्ती निकालोगे तो इसका ना एक एग्जाम्पल दिया चार ने, बहुत बढ़िया। उन्होंने बताया जैसे ये आम है, ये आम अगर कच्चा आम है ना, कच्ची कैरी है, तो इससे आप रस निकालोगे तो ये बर्बाद हो जाएगी, रस तो निकलेगा नहीं, खराब और हो जाएगी। तो उसी तरह क्या है, हमारा शरीर भी है। अगर शाम की स्थिति आप दोष निकालोगे तो और ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। उपचार क्या है? व्हाट इज द ट्रीटमेंट? आचार्य बता रहे हैं, पाचने दीपने स्नेहने तान स्वेदेश परिकृतान शोधन शोधने काले यथा स अन्न यथावलम। कह रहे पहले दीपन पाचन और स्नेहन और स्वेदन करें, जब दोष पक जाए तब शोधन करें। जब दोष अच्छे से पक जाए तो क्या करें? शोधन करें। ठीक है। विशेष अयोग्यता की स्थिति, स्पेसिफिक कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है कि इसमें बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल ना मतलब ना। तो कह रहे हैं, दोष अवसेचनम तु खलु अन्यद्वा भेषजम प्राप्त काल्यम आतुरस्य न एव विदस्य कुर्यात् तद्यथा अन अपवाद प्रतिकार नस्य परिचार्यस्य वैद्यम अनिल चंक्रस्य शूरस्य तीव्र अर्धरुचे अति क्षीण बलमा शोणितस्य साध्य रोगा उपहतस्य मुहुर्बुद्लिंगानि च इति एव विधः आतुरम उपचरण भिषग पापी पाप इसया अस्य योग्यम इष्यति इति। कह रहे हैं, नीचे दिए गए इन रोगों में बिल्कुल शोधन नहीं कराना है। कौन से रोग हैं? अनअपवाद प्रतिकारी sorry, वैद्य के निर्देशों का पालन नहीं करने वाले व्यक्तियों का आप नहीं कराओ। अधन, जिसके पास चिकित्सा का खर्चा वहन करने का समर्थ नहीं हो, नहीं कराओ। अपरिचारक, जिसके पास देखभाल करने वाला न हो, नहीं कराओ। वैद्य मानी, स्वयं को वैद्य मानने वाला अहंकारी रोगी, नहीं कराओ। चंड, क्रोधी और अस्थिर मन वाला, नहीं कराओ। आयुषक, वैद्य और चिकित्सक से द्वेष करने वाला, ना वैद्य पसंद और ना उसको डॉक्टर पसंद है, ना डॉक्टर का ट्रीटमेंट, तो भाई ट्रीटमेंट करा ही क्यों रहा है। तीव्र धर्म अरुचि,
पंचकर्म आयुर्वेद में रुचि न रखने वाला नहीं कराओ। अति क्षीण बल मास शोणित, अति दुर्बल है नहीं कराना। असाध्य रोगी है जिसकी रोग अवस्था साध्य हो और मरण सन्नम मृत्यु के लक्षण प्रकट हो चुके हो तो नहीं कराना। जो रोगी चंड अति क्रोधी साहस करने अधिक साहस करने वाला डरपोक कृतघ्न व्यग जिसका मन स्थिर न हो अच्छे वैद्य और राजा से द्वेष करता हो शोक से पीड़ित नास्तिक मरण मरणासन सामग्रियों में हीन शत्रु वेद्य विदग्ध अर्थात वैद्य न होते हुए भी स्वयं को वैद्य मानने वाला श्रद्धाहीन सर्वत्र संदेह करने वाला वैद्य की बातों को न मानने वाला रोगियों की पंचकर्म चिकित्सा न करें। और एक टॉपिक इंपॉर्टेंट आता है अग्नि और कोष्ठ की परीक्षा इन पंचकर्मा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्वेश्चन में आस्क अग्नि परीक्षा चरक अनुसार अग्नि परीक्षा के दो मुख्य भाग हैं अभ्यावरण और जरण। अभ्यावरण मतलब आप कितना खाना खा सकते हो, जरण मतलब कितना पचा सकते हो। अभ्यावरण व्यक्ति कितना भोजन ग्रहण कर सकता है इस कैपेसिटी ऑफ इनटेक एंड व्यक्ति कितने समय में और कितनी मात्रा में भोजन पचा सकता है इस अग्नि की स्थिति के अनुसार व्यक्ति को अबरा मध्यम अवर अबरा नहीं अवर मध्यम और प्रवर अग्नि में वर्गीकृत किया जाता है। अग्नि परीक्षा का क्या महत्व है, क्यों हम अग्नि की परीक्षा करें। कह रहे मंद अग्नि की स्थिति में पंचकर्म के सभी कर्म निषिद्ध है। स्नेहन विरेचन वमन आदि में अग्नि की तीव्रता के अनुसार औषधि और मात्रा का चयन किया जाता है। अग्नि परीक्षा द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिए जाते हैं। स्नेहपान की मात्रा डिसाइड होगी, डिसाइड डोज ऑफ स्नेहपान। आप ये डिसाइड कर पाओगे ना उसकी अग्नि कितनी है। अगर अग्नि ज्यादा है तो उस हिसाब से, अग्नि कम है तो उस हिसाब से हम स्नेहपान देंगे। फिर आता है विरेचन की मात्रा। आप जो भी ड्रग दे रहे हो, वमन करा रहे हो, विरेचन करा रहे हो, उसकी डोज भी तो डिसाइड होगी। बस्ती द्रव्य की शक्ति का निर्णय। हम बस्ती जो दे रहे हैं उसका द्रव्य भी तो डिसाइड कर पाएंगे अग्नि कैसी है उसके हिसाब से। फिर आता है संसर्जन क्रम का निर्धारण भी कर पाएंगे। फिर आ जाते हैं कोष्ठ की परीक्षा। तो कोष्ठ शब्द का अर्थ है रचनात्मक, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल दोनों से है। विशेषता मल त्याग की प्रक्रिया से इनका आंकलन किया जाता है। मल त्याग डायरिया लूज मोशन करा के इनका आंकलन किया जाता है। कोष्ठ के प्रकार एवं उनके लक्षण। पहले आता है मृदु कोष्ठी, फिर आता है मध्यम कोष्ठी, फिर आता है क्रूर कोष्ठी। तो तीन तरह का कोष्ठ है, समझ लेते हैं। सबसे पहले आता है मृदु कोष्ठी। मृदु कोष्ठी कौन सा आदमी होता है। मृदु कोष्ठी वो होता है जो दिन में एक या दो बार मल का त्याग करता है। मल पतरा और सहजता से निकलता है। मल त्याग में कम समय लगता है। मल त्याग के बाद संतोष की भावना होती है। और लास्ट क्षीर कांजी और मासरस आदि से भी मल प्रवृत्त हो जाता है। केवल तो क्षीर से, क्षीर मतलब केवल और केवल उसने दूध पी लिया, हो गया शोधन। ये दूध पी लेगा विरेचन हो जाएगा, लूज मोशन लग जाएंगे। केवल मासरस पी लेगा या केवल कांजी पी लेगा तो लूज मोशन लग जाएंगे। मध्यम कोष्ठी क्या होता है, जो दिन में एक बार मल का त्याग करता है। मल उसका सुसहन फॉर्म होता है। मल त्याग में थोड़ा अधिक समय लगता है। हार्ड क्रूर कोष्ठी ये सबसे बेकार कंडीशन है। इसमें क्या होता है, प्रतिदिन मल त्याग नहीं होता, मल कठोर या शुष्क होता है। मल त्याग में समय अधिक लगता है और मल त्याग के बाद संतोष नहीं मिलता। उसको लगता है कि मेरा पेट साफ हुआ ही नहीं, इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन। को लगता है भाई डॉक्टर साहब मेरा तो मल पेट ही खुल के साफ नहीं होता। पंचकर्म में कोष्ठ की परीक्षा का महत्व यह है कि मृदु कोष्ठी को 3 दिन स्नेहपान, मध्यम को 4 से 6 और क्रूर कोष्ठी को 7 से 8 दिन भी हम स्नेहपान कराते हैं।
मृदु कोष्ठी में स्नेहपान 3, 2, 1। कोष्ठ मध्यम, फिर मध्यम कोष्ठ में 4 दिन, 5 दिन या 6 दिन, और क्रूर कोष्ठी में 7, 8 या 9 दिन। क्रूर कोष्ठी में वमन एवं विरेचन की उपयोगिता। मृदु औषधि से वमन, विरेचन मध्यम औषधि से मध्यम, और क्रूर कोष्ठी में तीक्ष्ण औषधि देंगे। मान लो आपको किसी का वमन या विरेचन प्लान करना है, और अगर पेशेंट क्रूर कोष्ठी है और विरेचन आपको प्लान करना है, तो आपको तीक्ष्ण देना पड़ेगा, तभी जाके उसका लूज मोशन लगेंगे। यदि कोष्ठ परीक्षण न की जाए तो उपद्रव उत्पन्न हो सकते हैं, जैसे कि अतिसार, शूल, आम वृद्धि इत्यादि। अब आ जाते हैं प्रिंसिपल ऑफ शोधन। तो क्या प्रिंसिपल है शोधन का, ये पढ़ेंगे हम। इसके बाद हम ऋतु के अनुसार शोधन पढ़ेंगे कि किस सीजन में कौन सा शोधन होता है। फिर पंचकर्मा का काल का विचार करेंगे। फिर आ जाते हैं हम, जब पंचकर्मा थेरेपी रूम बनाएंगे उसमें क्या क्या होगा, और ये सारी चीजें करके हम ये चैप्टर को एंड करेंगे। तो अभी हम इसका पार्ट 1 ही करेंगे। और पार्ट 1 में हमने पढ़ लिया है कुछ मेजर पॉइंट्स। आगे इसमें बढ़ते हैं हम थोड़ा सा। प्रिंसिपल ऑफ इन शोधन ये भी देख लेते हैं। शोधन चिकित्सा के सिद्धांत क्या है, तो कह रहे हैं शोधन का महत्व। दोषा कदाचित कोपयन्ति चितालंघन पाचने जिता संशोधनार्थ ना तेषाम पुनरुद्भवा। कह रहा है शमन चिकित्सा केवल दोषों को शांत करती है, किंतु पुनः प्रकोप संभव है। ये किसका श्लोक है, चरक 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 जी का है, सूत्र स्थान 16वां अध्याय। कह रहे शोधन दोषों को समूल नष्ट करता है, जिससे अपुनर्भाव की स्थिति उत्पन्न होती है। उपमा द्वारा शोधन की अनिवार्यता। कह रहे दोषा च ध्रुवाणाम च मूलम अनुपतिस्ति रोगाणां प्रसवराणां च गतान मार्ग अति ध्रुवा। कह रहे हैं कि जैसे वृक्ष का केवल ऊपर का भाग काटने पर पुनः पत्ते निकल आते हैं, वैसे ही दोषों का मूल से नाश न करने पर रोग पुनः निकल आते हैं। तो अगर आप वृक्ष को ना रूट से नहीं काटोगे तो पत्ते फिर से निकल आएंगे। वैसे ही दोषों को मूल से नाश न करने पर रोग पुनः उत्पन्न हो जाते हैं। दोष और दुष्य के समवाय प्रकार। तो कह रहे हैं कि जैसे प्रकृति समसमवाय और विकृति समसमवाय। जैसे दोष और दुष्य समान भौतिक संबंध हो तो शमन से ही संभावना है, और दोष और दुष्य रासायनिक और ग्रहण संबंध हो तो केवल शोधन द्वारा ही संभव है समाधान। अब आ जाते चिकित्सा के 3 पिलर्स क्या है, शोधन, शमन और निदान परिवर्जन। शोधन मतलब निकालो दोषों को बाहर, शमन मतलब लक्षण देखो और दवाई दे दो, और निदान परिवर्जन क्या है, रोग कारक कारणों से बचाव। शोधन चिकित्सा का प्रकार। कह रहा अंतर परिमार्जन, बहिः परिमार्जन और शस्त्र परिधान। अंतर परिमार्जन में हम वमन, विरेचन, बस्ती आदि कराते हैं। बहिः में स्नेह स्वेदन उद्वर्तन, और शस्त्र परिधान में रक्त मोक्षण और शल्यकरण। शोधन के गुण बताओ। कह रहे हैं शोधन के क्या बेनिफिट्स हैं, फायदे क्या हैं, तो कह रहे हैं एवं शुद्धि कोष्ठस्य काय अग्नि अभिवर्धते, व्यायाम उपशमनते, प्रकृति श अनुवर्तते, इंद्रियाणि मनोबुद्धि वर्ण चास्य प्रसीदति, बलम पुष्टि अत्यस्य वृषता च अस्य जायते, जरा कृच्छेण लभते, चिरंजीवित्वात्मया। कह रहे हैं शोधन के 10 महत्वपूर्ण लाभ, क्या 10 फायदे हैं, बता द 10 बेनिफिट्स। तो काय अग्नि वृद्धि, शोधन कराओगे काय अग्नि की वृद्धि होगी, रोगों का शमन हो जाएगा, प्रकृति और स्वस्थता का अनुवर्तन होगा, इंद्रियों की कार्य क्षमता की वृद्धि होगी, त्वचा में प्रसादन होगा, बल की वृद्धि और शरीर की पुष्टि होगी। साथ में अपत्य जनन
तभी तो इनफर्टिलिटी के केसेस में भी हम शोधन कराते हैं। अपत्य जनन और वृषता में वृद्धि, वृद्ध अवस्था देर से आएगी, एंटी एजिंग भी काम करता है अच्छा, और साथ में रोग रहित दीर्घ जीवन प्राप्ति। शोधन से पूर्व विचार योग तत्व। शोधन से पहले क्या चीजें आपने सोचनी है, माइंड में रखनी है? तो भैया चरक संहिता के सूत्र स्थान 15 में बताया कि दोष भेषज देश काल बल शरीर आहार साथ में सत्व प्रकृति और वय, इनका आपको विचार करना है। इनका सूक्ष्म अवलोकन आवश्यक है। गलत प्रयोग पर उपद्रव हो सकता है, जिसकी चिकित्सा सिद्धि स्थान में वर्णित है। पूर्व कर्म में दीपन पाचन स्नेह, प्रधान कर्म में हम शोधन कराते हैं। पश्चात कर्म संसर्जन क्रम, रसायन वाजीकरण और शमन चिकित्सा। पूर्व कर्म विवरण में हमें दीपन पाचन कराना है। कैसे? मान लो अगर पेशेंट में आम की स्थिति है, साम की स्थिति है, तो आप अग्नि दीपन हेतु औषधि जैसे त्रिकटु हिंगवाष्टक। आम पाचन हेतु ये तो अग्नि को दीप्त करेंगे, दीपन हो गए। पाचन अम्ल तिक्त औषधियां हम प्रयोग करेंगे। के बाद आ जाते हैं स्नेहन। तो अभ्यंतर स्नेहपान हृदय, वो सॉरी, अभ्यंतर स्नेहपान में आप क्या दोगे? पेशेंट को घी, तेल, वसा और मज्जा। बाह्य भोजन में अभ्यंग चू सिरोधारा, स्वेदन, नाड़ी शंकर प्रस्तर आदि 13 प्रकार, और निराग्नि स्वेद में व्यायाम, उष्ण ग्रह और क्रोध। अब आ जाते हैं प्रधान कर्म। प्रधान कर्म में वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य, रक्त मोक्षण। कफ की स्थिति होगी तो वमन कराएंगे, पित्त की स्थिति होगी तो विरेचन कराएंगे, वात की स्थिति होगी तो बस्ती कराएंगे, ऊर्ध्व जत्रु के रोग होंगे तो नस्य, और रक्त पित्त की स्थिति होगी तो रक्त मोक्षण कराएंगे। इसके बाद आते हैं कफ। आमाशय स्थित दोषों का ऊर्ध्व मार्ग से निष्कासन वमन है। विरेचन अधोमार्ग से निष्कासन बस्ती, गुदमार्ग से औषधि देना निरू और अनुवासन। नस्य नासिका द्वार से औषधि देना शिरोगत, नासा ही सिरसो द्वार, तो नस्य से सर में जाएगा। और दूषित रक्त निकालना है तो रक्त मोक्षण कराएंगे, त्वचा विकार में उपयोगी। पश्चात कर्म संसर्जन क्रम में हम पेया विलेपी यूष और मांस रस का सेवन करते हैं। लघु से गुरु आहार की और क्रमशः बढ़ते हैं। पहले ये लाइट होता है, ये थोड़ा सा, ये ज्यादा, और ये गुरु, गुरुता की तरफ बढ़ते हैं हम। गुरुता पाचन में गुरु होता है। रसायन और वाजीकरण में शुद्ध शरीर में दीर्घायु बल और ओज हेतु च्यवनप्राश ब्राह्मी अश्वगंधा। शमन हेतु हम यूज करते हैं रोग विशेष औषधियां, जैसे पित्त ज्वर में गोधनवटी हम यूज करते हैं। फिर आ जाते हैं ऋतु के अनुसार शोधन। तो भाई हमें पता नहीं है क्या कि हम शोधन प्रकोप जब होता है तो कराते हैं। कैसे? जैसे वमन, ग्रीष्म ऋतु में वात का संचय होता है तो बस्ती कराते हैं, श्रावण का मन चल रहा होता है। वर्षा ऋतु में पित्त विरेचन, और हेमंत ऋतु में ये देखना, ये ना दोष संचय है, प्रकोप नहीं है, संचय है। ठीक है, हेमंत ऋतु में कफ का संचय होता है और हम शोधन कराएंगे वमन। तो चरक व सुश्रुत ने प्रावृत्त से शिशिर तक ऋतुक्रम शोधन वर्णित किया है। बाभट ने प्रावृत्त का वर्णन नहीं किया है। शोधन का समय स्वस्थ व्यक्ति के लिए है। रोगी में ऋतु की अपेक्षा रोग की तीव्रता देखी जाती है। तो शोधन ना, हम अगर हम इस तरह कर रहे हैं, जैसे इस बार बसंत ऋतु चल रही है तो हम वमन अगर किसी का प्लान कर रहे हैं तो हम स्वस्थ व्यक्ति का भी कर सकते हैं। लेकिन मान लो अगर दोष की स्थिति है, बहुदोष की स्थिति है और कराना है वमन,
चाहे चाहे कोई ऋतु चल रही हो, हमें फिर डिजीज के लिए तो किसी भी ऋतु में वमन करा सकते हैं। आचार्य चरक के अनुसार क्या है? आचार्य चरक ने बोला भाई दो ही अयन होते हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन। उत्तरायण है तो आदान काल, दक्षिणायन है विसर्ग काल। उत्तरायण मतलब ऐसा समय जब सूर्य उत्तर में होता है और बलशाली होता है तो शरीर दुर्बल होता है। ऋतुएं आती है शिशिर वसंत ग्रीष्म, विसर्ग काल में वर्षा शरद हेमंत। तो इसमें सूर्य बल कम होता है, चंद्रमा का बल ज्यादा होता है, शरीर बलवान होता है। ठीक है। अब आ जाते हैं शाखा से दोष, शाखा से कोष्ठ एवं कोष्ठ से शाखा में दोषों की गति। तो दोष की कोष्ठ से शाखा की ओर गति, इसको समझ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है श्लोक, लर्न कर सको कर लो। व्यायाम उष्ण क्षणे तस्य अवचारणात् कोष्ठ शाखा मलायन्ति ध्रुवत्व मारुतस्य च। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कौन सी ऐसी कंडीशन है, देखो ये इंसान है, इंसान का शरीर है, और अगर कोष्ठ से शाखा की ओर जा रहे हैं तो कौन सी कंडीशन है? भाई कोष्ठ में दोष, शाखा की तरफ जा रहे हैं तो डिजीज की कंडीशन पैदा होगी। और जब डिजीज की कंडीशन क्या होगी? आप जब गलत आहार विहार का सेवन करोगे, जैसे व्यायाम का प्रक्षोभ होगा तब, उष्णता की तीक्ष्णता से और उष्ण तीक्ष्ण पदार्थों के सेवन से, अहितकर आहार विहार सेवन करने से क्या होगा? अगर आप अहितकर आहार विहार का सेवन कर रहे हो तो क्या होगा? तो भी तो डिजीज की कंडीशन बनेगी, और वायु की अति शीघ्र गति से। ठीक है। अब आ जाते हैं दोष। तो कोष्ठ से शाखा की ओर गमन कर रोग उत्पत्ति करते हैं। अगर कोष्ठ से शाखा की तरफ कर रहे हैं तो रोग उत्पत्ति हो रही है, मैंने आपको बता दिया डिजीज। शाखा से पुनः कोष्ठ में, और शाखा से मान लो ये व्यक्ति है, अगर इसके दोष शाखा से कोष्ठ में जा रहे हैं और उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे तो क्या ये ट्रीटमेंट है? बिल्कुल है। तो दोष इस तरह अगर कर रहे हैं, कोष्ठ में जा रहे हैं और कोष्ठ से हम निकटम मार्ग से निकाल दे रहे हैं दोषों को, तो वृद्धया विषंद आपाकात श्रोतोमुख विशोधनात् शाखा मुक्तव्य मला कोष्ठम यति वायो निग्रहात। कह रहे दोषों की वृद्धि कर, विषंदन विलयन कर, दोषों का पाक करके, स्रोतसों का मुख खोल कर, वायु का नियंत्रण करके, और शाखा से पहुंचे दोषों को पुनः कोष में लाया जाता है। तो दोषों की वृद्धि करके, विसंदन और विलयन करके, दोषों का पाक करके, स्रोतसों का मुख खोल के, वायु का नियंत्रण करके। अब आ जाते हैं पंचकर्म काल का विचार, ड्यूरेशन ऑफ पंचकर्मा। तो कह रहे हैं 1 से 7 दिन पहले स्नेहपान कराओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि प्रवर शोध के लिए क्रमबद्ध पंचकर्मा 138 डेज। अब आ जाते पहले वमन हेतु काल। मान लो किसी का वमन प्लान करना है तो आपने क्या करना है? सबसे पहले स्नेहपान कराओ इस 1 से 7 दिन तक, डिपेंड करता है उसके अग्नि कोष्ठ इन सब पे। 8वें दिन उसको विश्राम कराओ, 9वें दिन उसको वमन कराओ। विश्राम में आप स्नेह स्वेदन करोगे 1 दिन। ठीक है। फिर वमन कराओ अगले दिन। फिर 10 से 17 दिन, 7 दिन का उसका संसर्जन क्रम होगा। अब डिपेंड करता है कि उसकी कैसी शुद्धि हुई है। 8 6 4, 8 6 4। अगर 8वें गाय है तो प्रवर शुद्धि है, मध्यम शुद्धि है और अवर शुद्धि है। 8वें गाय है तो प्रवर शुद्धि है। तो आप कितने दिन संसर्जन क्रम कराओगे? 7 दिन, 5 दिन और 3 दिन। ठीक है, ऐसे होता है, याद रखना। अब आ जाते अग्नि वृद्धि हेतु विशेष आहार, पेय विलेपी यूष और मांस रस आदि। रह जाते विरेचन हेतु काल। मान लो फिर आपको इसी के कंटिन्यूएशन में विरेचन कराना है किसी का, तो 18 और 20 दिन, 18 से 20 दिन तक स्नेहपान। 18 19 और 20 तारीख तक उसको स्नेहपान होगा। 21 22 23, 21 22 और 23, 3 दिन उसको विश्राम कराओ। विश्राम मतलब, यहाँ पे विश्राम मतलब होता है स्नेहन स्वेदन, डेली करना है पेशेंट का। फिर 24वें दिन क्या कराना है? विरेचन कराना है।
35 से 31 डे तक संसर्जन क्रम कितने दिन हो रहे हैं? 5 और 1 6 दिन, 7 दिन का संसर्जन क्रम कराओ। फिर आ जाते हैं, ये भी डिपेंड करेगा। वमन पश्चात विरेचन हेतु दिन स्नेपान तथा वमन के 15वें दिन विरेचन दे। ठीक है। इसके बाद आते बस्ती। वात पित्त कफ, कौन सा दोष की स्थिति है? अगर तो कफज दोष है तो कम दिन ही बस्ती दोगे। पित्तज है तो मीडियम डेज 5 to 7। और वात की स्थिति है तो ज्यादा दिन लगेंगे ना वात को निकालने के लिए। तो कर्म काल और योग बस्ती, कर्म काल और योग बस्ती। कर्म बस्ती होती 30, काल बस्ती 16, योग बस्ती 8। विरेचन के बाद 7 दिन पुनः संसर्जन क्रम तथा 9वें दिन अनुवासन। विरेचन के 7 दिन बाद संसर्जन क्रम। 31वें दिन से बस्ती प्रारंभ। 29 दिन तक कर्म बस्ती। कुल बस्ती पूर्णतः 62वें दिन। बस्ती के बाद परिहार काल 60 दिन, बस्ती काल का दुगना। जितने दिन बस्ती आपने कराई है उसके दुगनी आपने परिहार काल। परिहार काल क्या होता है? परिहार काल मतलब वो टाइम होता है जब आप पेशेंट को परहेज में रखते हो कि आपने ठंडी हवा में नहीं जाना है, आपने सर से स्नान नहीं करना है। इस तरह के जो परिहार काल होते हैं वो 10 स्टेप्स होते हैं, वो आप पेशेंट को बताते हो। ठीक है। तो आपने क्या क्या पढ़ा? आपने पढ़ा कि सबसे पहले अगर हमने वमन प्राशन किया तो हमें स्नेहपान कराना है शुरू के 7 दिन, फिर 8वें दिन विश्राम करा के 1 दिन बाद वमन कराना है, फिर 7 दिन संसर्जन क्रम कराना है, फिर विरेचन में हमें अगर कराना है तो 3 दिन फिर हमें स्नेहपान कराना है, फिर उसके बाद चौथे दिन, पांचवें और छठे 3 दिन फिर हमें विश्राम कराना है, फिर उसके बाद हम 24th डे विरेचन दे सकते हैं। फिर संसर्जन क्रम कराएंगे 7 दिन। विरेचन के 7 दिन पुनः संसर्जन क्रम तथा 9वें दिन अनुवासन बस्ती। ठीक है। फिर आ जाते हैं नस्य। नस्य पूर्व संसर्जन 7 दिन, नस्य का प्रयोग 7 दिन, तो टोटल 14 दिन लगते हैं। नस्य 122वें दिन शुरू होता है और 129 डे पूर्ण हो जाता है। 7 दिन का नस्य सफिशियंट है। रक्त मोक्षण में 1 से 7 दिन स्नेहपान, 8वें दिन हम अभ्यंग स्वेदन कराते हैं और 9वें दिन हम रक्त मोक्षण करते हैं। तो 138 दिन का होता है वमन विरेचन बस्ती नस्य प्लस रक्त मोक्षण। स्नेहपान रहित अगर रक्त मोक्षण पूछ रहे हैं तो 130 डेज। अब आ जाते हैं शोधन की तीव्रता के अनुसार कुल समय सारणी। तो वो कैसे डिसाइड होती है? तो कह रहे हैं प्रवर शुद्धि होती है 138, मध्यम शुद्धि 87 और अवर शुद्धि 57 दिन में हो जाती है। अब आ जाते हैं पंचकर्म और परिहार विषय, थोड़े से जनरल प्रिकॉशंस भी समझ लेते हैं पंचकर्मा के बाद। तो कह रहे हैं पंचकर्म के बाद यह जानना आवश्यक है कि व्यक्ति अपने मूल प्रकृति को प्राप्त हुआ है या नहीं। सर्वक्षमो ही संसर्गो रति युक्तम स्थिरेन्द्रिया बलवान सत्व संपन्नो सर्वसहो विज्ञेय प्रकृतिगतः। कह रहे हैं सर्व क्षमा, सभी प्रकार के आहार विहार को सहन करने की शक्ति प्राप्त हो गई हो। असंसर्ग, मल मूत्र स्वेद आदि का निष्क्रमण सामान्य हो। रति युक्त, सभी इंद्रियों विषयों में स्वाभाविक रुचि हो। स्थिर इंद्रिया, इंद्रिय स्थिर संयमित और संतुलित कार्य कर रही हूँ। बलवान, शारीरिक शक्ति सामान्य रूप से लौट गई हो। सत्व संपन्न, मानसिक बल साहस और उत्साह विद्यमान हो और सर्वसह समस्त दिन कार्य को सहन करने में समर्थ हो। ठीक है। अब है ना इम्पोर्टेंट है, मैंने आपको बताया कि अष्ट महादोषकर भाव, इस पे शॉर्ट नोट भी आता है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना। अष्ट महादोषकर भाव क्या होते हैं? ऐसी 8 चीजें हैं जो हमें त्यागनी होती हैं।
उच्च भाष, एक सेकेंड, उच्च भाष्यम रथोच्छो अतिचंक्रमण आसने अजीर्ण अहित भोजने दिवा स्वप्न स मैथुने। उच्च भाष्यम, ऊंचे स्वर में भाषण करना, विभिन्न वाहनों से गमन करना, ज्यादा घूमना, एक स्थान पर अधिक देर तक बैठना, अजीर्ण, अध्यशन न हो, इसका ध्यान रखना है आपको। अध्यशन ना हो मतलब, अध्यशन क्या होता है? एक बार आपने खाना खाया, वो पचा नहीं, दोबारा खाना ठूसने तैयार हो, ये भी नहीं करना है। दिन में सोना नहीं है, मैथुन नहीं करना है। तो ये 8 चीजें आपको पेपर में कागज में लिख के देनी है पेशेंट को, कि बहुत तेज नहीं बोलना, वाहन में नहीं सवारी करनी है, ज्यादा नहीं घूमना है, एक स्थान पर अधिक देर तक बैठना या खड़े नहीं रहना है, इंडाइजेशन नहीं होना चाहिए, खाना खाया पचा नहीं है, दोबारा खाना नहीं खाना है, दिन में नहीं सोना, ना मैथुन करना है। तो 4 और 4 8, क्या ये आप पेशेंट को लिख के दोगे पर्चे में पंचकर्म के बाद, या आपका टास्क होना चाहिए? और यही आदत बनाओगे, जिस दिन अपना पंचकर्म सेंटर खोलोगे उस दिन आपको इन चीजों, छोटी छोटी चीजों की वैल्यू पता चलेगी कि हमने क्या लर्निंग्स ली है। तो अष्ट महादोष का प्रभाव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्लिनिकल इंपॉर्टेंस तो है ही। रिक्वायरमेंट ऑफ पंचकर्मा टेट्री, तो इसको देख लेते हैं। पंचकर्मा फंक्शनल एरियाज एंड सेक्शंस, तो बोले तो पंचकर्मा is a fully equipped clinical zone under the Panchkarma department and comprises the following key sections: main units, recitation, reception and waiting. आपको एक, अगर आपको एक पंचकर्मा सेंटर खोलना है तो आपको क्या क्या चीजें मिनिमम चाहिए होंगी? सबसे पहले आपके एंट्रेंस में ही होना चाहिए रिसेप्शन और वेटिंग हॉल। यहाँ रिसेप्शन, एक आपका काउंटर पड़ा हो या रिसेप्शनिस्ट हो, यहाँ पे बहुत सारी चेयर्स डली हो, यहाँ पे पेशेंट का वेटिंग एरिया, कंसल्टेशन रूम, यहाँ पे कंसल्टेशन रूम होने चाहिए। ये एक फ्लोर है, बता रही हूँ। कंसल्टेशन रूम, मान लो आपने 3 डॉक्टर्स रखे डिफरेंट डिफरेंट स्पेशलिटी के, एक मस्कुलर स्केलेटल स्पेशलिस्ट है, एक हमारा हिपैटो है, मतलब जो पेट के रोग देखता है, और एक हमारा स्किन एंड हेयर है। बढ़िया, इतना बहुत है। अब आ जाते हैं थेरेपी रूम। इसमें सेपरेट मेल एंड फीमेल थेरेपी रूम होना चाहिए। एक और एरिया है जिसमें कि इधर मेल के थेरेपी रूम है और इधर फीमेल के थेरेपी रूम है। इधर भी वेटिंग एरिया बना दो बैठने के लिए। प्रिपरेशन रूम एंड मेडिसिन स्टोर, अच्छा यही साइड में एक मेडिसिन स्टोर होना चाहिए, और इधर मेडिसिन प्रिपेयर करने वाला एरिया और मेडिसिन रूम। वेस्ट डिस्पोजल एरिया, वेस्ट डिस्पोजल एरिया होना चाहिए। सेपरेट चेंजिंग रूम, ये जो पंचकर्मा आपने रूम बनाए मेल फीमेल या छोटे छोटे वॉशरूम्स भी बनाओ, ठीक है। सेपरेट चेंजिंग एंड रेस्ट रूम फैसिलिटीज फॉर थेरेपिस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये थेरेपिस्ट यहाँ पे थेरेपी कर करके थक जाएंगे, इनके लिए एक वेटिंग रूम होना चाहिए ऊपर अलग सा, जहाँ पे सारे थेरेपिस्ट बैठ के रेस्ट भी कर सके, और फिजियोथेरेपी यूनिट भी होना चाहिए। ह्यूमन रिसोर्सेज रिक्वायर्ड, एनसीएसएम के अकॉर्डिंग आपको एक नर्सिंग स्टाफ होना चाहिए। कुक फॉर प्रिपरेशन रूम, एक कुक होना चाहिए। पंचकर्मा थेरेपिस्ट मेल एंड फीमेल, एटलीस्ट 2 मेल और 2 फीमेल होनी चाहिए। हाउस ऑफिसर, क्लिनिकल रजिस्ट्रार, सीनियर रेजिडेंट, बीएमएस डॉक्टर होना चाहिए एक, क्लर्क कम रिसेप्शनिस्ट होनी चाहिए एक, पंचकर्मा टेक्नीशियंस 2 पर ट्रीटमेंट रूम जेंडर वाइज। पंचकर्मा टेक्नीशियंस होनी चाहिए, पीकेटीज, इसके अलावा पंचकर्मा टेंडेंट्स मिनिमम 1 पर ट्रीटमेंट रूम जेंडर वाइज। मिनिमम एरिया एनसीएसएम के अकॉर्डिंग है, वेटिंग एरिया 15 स्क्वायर फीट, कंसल्टेशन रूम 25 स्क्वायर मीटर, प्रिपरेशन रूम इतना, थेरेपी रूम मेल के इतने, फीमेल का 90, स्नेहन काउंसलिंग क्यूबिकल्स, छोटे छोटे केबिन एरिया क्यूबिकल्स होने चाहिए जहाँ पे आप पेशेंट को समझाओ, और मेल और फीमेल चेंजिंग, थेरेपिस्ट चेंजिंग रूम होने चाहिए मेल फीमेल अलग। तो 300 स्क्वायर मीटर का एक ये एरिया हो गया। ट्रीटमेंट रूम स्पेसिफिकेशंस, स्नेहन रूम, स्वेदन रूम, सिरोधारा रूम, वमन, विरेचन, बस्ती, रक्तमोक्षण, अग्निकर्म, जुलौक और पक्षान का एक रूम। एटलीस्ट इतने रूम होने चाहिए आपके पास।
मेल फीमेल के सेपरेट, ये ध्यान रखना है। अटैच टॉयलेट, बाथरूम, वॉश बेसिन, गीजर फैसिलिटी। रक्तमोक्षण और लीज थेरेपी के लिए क्या? माइनर ओटी रूम, मिनिमम 200 स्क्वायर फीट का होना चाहिए। एक्वेरियम फॉर फिश लीचेस, 50 to 70 लीटर। ग्लास कंटेनर्स यूज फॉर लीचेस। सर्जिकल टेबल, सर्जिकल ट्रॉली, सर्जिकल ट्रेज, इंस्ट्रूमेंट लाइक फोर्सेप, निडल, सीजर और सूचरिंग टूल्स। ड्रेसिंग ट्रे होने चाहिए। ग्लव्स, बैंडेज, मटेरियल में चंद, हरिद्रा, सैंधव लवण, घृत तेल, हनी, ये सब होना चाहिए। इसके अलावा पंचकर्मा भेषज मेडिसिन प्रिपरेशन रूम भी होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आपका 10 बाय 10 का एक रूम होना चाहिए, 10 बाय 10 का सफिशियंट है। इसमें कुकिंग और हीटिंग एरिया, स्टोरेज स्पेस विद रेफ्रिजरेशन, मेडिसिन इशू काउंटर होना चाहिए, क्लीन वाटर सप्लाई होनी चाहिए, मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट होनी चाहिए। इक्विपमेंट लिस्ट, पंचकर्मा के इक्विपमेंट्स में आपको बहुत इंपॉर्टेंट है एक द्रोणी। द्रोणी क्या होती है? टेबल होती है जिसमें पेशेंट लेटता है, उसके सारा थेरेपीज होती हैं। 7 बाय 2.5 फीट की होती है, वुड या फाइबर की। स्नेहन चैम्बर, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्नेहन चैम्बर होने चाहिए। सॉरी, स्वेदन चैम्बर, आपने स्वेदन बॉक्स देखे हैं? इस तरह के बॉक्सेस होने चाहिए। शिरोधारा स्टैंड और टेबल, शिरोधारा ऊपर से स्टैंड होना चाहिए जो लटकता रहे, धारा गिरती है पेशेंट के सर पे। बस्ती यंत्र होना चाहिए, उत्तर बस्ती यंत्र। फुट स्टूल यहाँ पे पड़ा होना चाहिए, पेशेंट चढ़ेगा ना टेबल पे। स्टूल, आर्म चेयर, हॉट वॉट बाथ, प्रेशर कुकर होना चाहिए 5 लीटर का, कभी अभी हम इसी से नाड़ी स्वेद करवा देते हैं। टॉर्च, क्लॉक, थर्मामीटर, स्पिग्मो, स्टेथोस्कोप, किडनी ट्रे, गोकर्णास। गोकर्ण क्या होता है? गोकर्ण, गोकर्ण नस से देने के लिए एक छोटा सा दिया की शेप का होता है, जिसे हम गोकर्ण बोलते हैं। डिस्पोजेबल ग्लव्स, एप्रन एंड मास्क नीडेड। स्मॉल अलमीरा, रेक्सिन पिलो कवर्स, ऑटोक्लेव करने के लिए एग्जॉस्ट फैन, मिनिमम एक पर पर्सन पर रूम। एडिक्वेट लाइटिंग एंड वेंटिलेशन रिक्वायर्ड। उत्तर बस्ती स्पेशलाइज पंचकर्मा, जैसे उत्तर बस्ती कर रहे हैं तो 100 स्क्वायर फीट का रूम, वेंटिलेशन लाइट होनी चाहिए फीमेल पेशेंट्स के लिए। Sterilized hot bag, good light, kidney tray, disposable syringes, gloves, sterilized cotton, tampons, pillow, table with lithotomy bar, medicated ghee and decoctions, instrument required, system scapulum, vacillum, swab holder, anterior wall retractor, uterine sound, so the uterine sound, artery forceps, insemination cannula. मेल पेशेंट्स हैं उनके लिए हमें सेम जो भी ऊपर है वैसे ही चाहिए, बस लार्ज सिरिंजेस चाहिए। पुलिस कैथेटर, स्टेरलाइट गोज, ग्लव्स, कॉटन, बेसिक चीजें। स्वाब होल्डर एंड आर्टरी फोर्सेप। जर्नल गाइडलाइन क्या है ये समझ लेते हैं। रिसेप्शन शुड बी कंप्यूटराइज्ड विद थेरेपी शेड्यूल ड्यूटी चार्ट्स। देखिए, रिसेप्शन शुड बी कंप्यूटराइज, रिसेप्शन आपका कंप्यूटराइज होना चाहिए। आप थेरेपी शेड्यूल करो, ड्यूटी चार्ट्स बनाओ। ड्रिंकिंग वाटर, हॉट और कोल्ड विद प्रॉपर वेटिंग स्पेस मैंडेटरी है। वॉशरूम मस्ट बी अवेलेबल फॉर बोथ पेशेंट एंड स्टाफ, वॉशरूम होना चाहिए पेशेंट के लिए भी और स्टाफ के लिए भी। वॉशरूम मस्ट बी अवेलेबल, वॉशरूम बिल्कुल अवेलेबल होना चाहिए पेशेंट और स्टाफ के लिए, ठीक है। वॉशरूम मस्ट बी अवेलेबल पेशेंट्स के लिए भी स्टाफ के लिए भी। सेपरेट रेस्ट रूम, रेस्ट एरिया, लॉकर्स फॉर मेल एंड फीमेल जरूरी है। इमरजेंसी मेडिसिन किट शुड बी accessible and update periodically. Avoid name room, विरेचन कक्ष rigidly to allow multiple therapies in one space. All staff must undergo regular health checkup, infection control and trainings. तो ये हुआ आपका इंट्रोडक्टरी चैप्टर 1 क्लोज, जिसमें कि हमने पंचकर्म के मूल सिद्धांत बहुत डिटेल में पढ़े हैं और ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए सफिशिएंट है। तो इसको पढ़ें, रिवाइज करें। हमने सारे टॉपिक्स क्लियर कर लिए हैं जिसमें इंट्रोडक्शन,
स्वस्थ और आतुर के लिए इंडिकेशंस एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन, अग्नि और कोष्ठ, प्रिंसिपल ऑफ शोधन एंड रिक्वायरमेंट ऑफ पंचकर्मा स्टेटस। तो इतना हम करते हैं आज की क्लास में। अभी के लिए थैंक यू, बाय बाय।